हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिनेमा हब। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोमांटिक और थ्रिलर मूवी जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। तो मूवी का नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने राइट पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। इस मूवी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश आगरा से, जहां हम रात में बारिश में देखते हैं कि रानी भागते हुए आ रही थी। उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था और वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ कहती है कि मुझे बचा लीजिए वरना मेरा पति मुझे मार डालेगा। ये क्या नई मुसीबत आ गई है, ये जानने के लिए हम जाएंगे 2 महीने पहले, जहाँ हम देखते हैं कि रानी जिस घर में रहती है उस घर का मकान मालिक न्यूज़ देख रहा होता है। उस न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि यमुना नदी पर जो पुल बना हुआ है वो टूट गया है। उसकी वजह से आगरा के जो निचले हिस्से में बहुत सारे मगरमच्छ आ गए हैं। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि अभिमन्यु नाम का एक कंपाउंडर घर में आ चुका होता है, जो उस घर में आंटी रहती है उनकी ब्लड टेस्ट करने के लिए आता है। उसके हाथ में हम टमाटर देखते हैं क्योंकि टमाटर बहुत सस्ते होते हैं। फिर रानी ऊपर से नीचे आती है जो ब्यूटी पार्लर में काम करती है। फिर अभिमन्यु से टकरा जाती है और टमाटर उठाने में उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उसके बाद रानी को पता चलता है कि उसका एक 5 घंटे का ब्राइडल मेकअप कैंसिल हुआ है, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो गुस्से में रहती है और चले जाती है अपने दोनों पुतले को छोड़कर। फिर अभिमन्यु सोचता है कि रानी को इम्प्रेस करने का बहुत बड़ा मौका है, इसलिए वो पुतले को लेके रानी के पीछे पीछे चला जाता है। रानी जो है रिक्शा में अपने ब्यूटी पार्लर आ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि अभिमन्यु भी पीछे पीछे वहाँ आ जाता है और उसके पुतले दे देता है। फिर रानी बोलती है थैंक यू। रानी बोलती है आप ये देने के लिए इतने दूर तक आए। फिर अभिमन्यु बोलता है कि नहीं, मैं तो यहीं आ रहा था। फिर वो एक दुकान की तरफ इशारा करता है जो कफन का दुकान होता है। रानी अपने पार्लर में चली जाती है और वो देखते हैं कि सुबह से शाम हो गई, अभिमन्यु वहीं बैठा था और बारिश हो रही थी। फिर वो छाता लेके उसके पास चली जाती है। फिर अभिमन्यु उसे पूछने लगता है कि आप फिल्म देखने मेरे साथ चलेंगी। रानी ये सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाती है। उसके बाद वो ऋषु को देखती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। उसके बाद रानी अभिमन्यु को फिल्म देखने के लिए हाँ बोल देती है। अब रानी और ऋषु दोनों अलग अलग रहते हैं। ऋषु की बात करी जाए तो ऋषु अब डिलीवरी बॉय का काम करता है और ऋषु अपने कटे हुए हाथ पर एक नकली हाथ लगा लिया था। पुलिस से बचने के लिए दोनों अभी भी अलग रहते हैं, पर उम्मीद यही है कि दोनों का लव स्टोरी लकी हैप्पीली एवर हो जाए। ऋषु जो अभी रवि बन गया है वो रानी का दिया हुआ पैसा लेकर एक ट्रैवल एजेंट के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि उन दोनों को थाईलैंड भेज देगा। रवि जो है और पैसे कमाने के लिए एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम करता है और रवि की जो घर की ओनर है मतलब पूनम, वो उसे बहुत ही पसंद करने लगती है। पूनम जो है रवि को रिझाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, पर रवि जो है कभी भी नहीं पिघलता। उसके बाद रवि को रानी का फ़ोन आ जाता है और वो उसे मिलने बुलाती है। फिर वो दोनों मिलते हैं पर वो डायरेक्टली बात नहीं करते। फिर रानी उसे बोलती है कि आज तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो क्योंकि अंकल आंटी दोनों बाहर गए हुए हैं। फिर ऋषु रानी को यकीन दिलाता है कि वो थोड़े ही दिन में थाईलैंड चले जाएंगे। उसके बाद ऋषु पूछता है रानी से कि तुम्हारे वो कंपाउंडर आशिक का क्या हुआ। फिर रानी बोलती है कि मुझे उससे क्या डरना, वो तो सच्चा आशिक है। अगर अभिमन्यु की बात करी जाए तो वो 6 बजे रेडी होके सिनेमा हॉल के पास चला गया था। उसके बाद वो रानी का इंतज़ार कर रहा था, पर रानी तो ऋषु के साथ घर में एंजॉय कर रही थी। उसके बाद रानी अपने आंटी के बाल रंग रही थी। फिर वो न्यूज़ देखते हैं जिसमें दिखाते हैं कि आगरा में मगरमच्छ गली तक आ गए हैं। उसके बाद अभिमन्यु आता है 2 थैलियों में टमाटर लेके और जब अभिमन्यु सिनेमा की बात करता है तब रानी बोलती है कि वो भूल गई और मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद अभिमन्यु बोलता है कि कोई बात नहीं, अगले हफ्ते वो चल ले उसके साथ सिनेमा देखने। फिर बाज़ार में ऋषु और रानी दोनों डिस्टेंस बना के बात कर रहे होते हैं। रानी को बहुत बुरा लगता है कि वो अभिमन्यु के साथ सिनेमा देखने नहीं गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एक चोर आया और फिर रानी का पर्स लेके भाग गया।
फिर रानी और ऋषु उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर एक पुलिस चोर के पीछे भागने लगता है। उसके बाद रानी देखती है एसीपी किशोर को, उसके बाद मुंह छुपाने लगती है। एसीपी किशोर रानी के घर तक पहुंच जाते हैं और रानी बोलती है कि आखिरकार आपने मुझे ढूंढ ही लिया। एसीपी बोलते हैं कि मैंने दिनेश पंडित का किताब पढ़ा है। क्लाइमैक्स बहुत ही ज़बरदस्त था। कैसे एक पति ने पत्नी को बचाने के लिए अपना हाथ काट लिया था। उसके बाद रानी बहुत ही घबरा जाती है और एसीपी उसका पर्स उसे लौटा देता है और इस सब के बारे में रानी ऋषु को बोलती है। और फिर एसीपी ने वो दिनेश पंडित वाली किताब भी पढ़ी है, ये भी बोलती है। पर ऋषु बोलता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। रानी और ऋषु दोनों सिनेमा हॉल गए थे, पर वहाँ पर किशोर भी था। उसके बाद रानी समझ लेती है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और फिर ऋषु जो है अपना सिम कार्ड तोड़ देता है और अपना फ़ोन भी फ्लश कर देता है। पर जब रानी फ़ोन लगा रही थी उसका फ़ोन नहीं लगता। रानी जो है ऋषु के घर जाती है, पर वहाँ पर घर बंद था। और अगली सुबह जब रानी अपने ब्यूटी पार्लर में काम कर रही होती है, वह उसके ब्यूटी पार्लर के सामने ही एक कचरे का ट्रक आता है और जब रानी उसे हटवाने के लिए कहती है तो उसके पीछे एक लाइन लिखा हुआ था जो दिनेश पंडित के किताब में से था। तब रानी उसके ड्राइवर से पूछती है कि आप दिनेश पंडित के फ़ैन हैं? फिर ड्राइवर बोलता है कि नहीं, कोई पागल था जिसने कहा कि आपके ब्यूटी पार्लर के सामने आके खड़े हो। और उसके बाद रानी समझ लेती है कि वो ऋषु ही था। फिर घर जाके वही दिनेश पंडित वाली किताब पढ़ती है। फिर उसके बाद ऋषु जो है एक टेलीफोन बूथ से रानी को कॉल करता है और फिर बोलता है कि अगले हफ्ते हम दोनों थाईलैंड चले जाएंगे। रानी बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि हर जगह से पुलिस पीछा कर रही थी, पर ऋषु उसे बोलता है कि उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। फिर अगली सुबह रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। किशोर रानी से पूछता है कि नैतिक वर्मा के साथ आपकी बहुत बातें होती हैं, कौन है, फ्रेंड है या लवर है? रानी जो है कोई दिनेश पंडित वाली बात करती है। उसके बाद किशोर बोलता है कि आखिरकार आपने पंडित जी को बीच में ला ही लिया। फिर रानी बोलती है कि बीच में लाना ही पड़ा क्योंकि 30 सालों पहले उन्हें भी ऐसे ही पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने किताबों से उसका बदला लेना चालू किया और उनके हर किताबों में पुलिस वालों की ही हार होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर डीएसपी मृत्युंजय आते हैं जो रानी से कहते हैं कि हम आपके रिश्तेदार हैं, पर रानी उन्हें पहचानने से मना कर देती है। फिर उसके बाद मृत्युंजय अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो नील का सगा चाचा है। उसके बाद रानी बहुत ही घबरा जाती है और मृत्युंजय कहता है कि नील सिर्फ आपके लिए आपके पति का दूर का भाई था, पर मेरे लिए मेरा जिगर का टुकड़ा था। किशोर के कहने पे अब वो केस मृत्युंजय संभाल रहा था और वो रानी से सवाल पूछता है कि नैतिक कितने बार ट्रैवल एजेंट से बात क्यों किया। फिर वो रानी बोलती है कि मुझे क्या पता, शायद उसे घूमने का शौक था। मृत्युंजय को पता है कि ऋषु आगरा में ही है क्योंकि रानी अकेली आगरा में नहीं रह सकती। रानी बोलती है कि मैं आजकल की एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और मैं खुद को संभाल सकती हूँ। फिर मृत्युंजय हंसकर बोलता है कि लोग मुझे कटफोड़वा बोलते हैं। कटफोड़वा जब तक मार मार के पेड़ में छेद नहीं करता तब तक वो पेड़ को नहीं छोड़ता। मतलब मृत्युंजय बोलता है कि वो रानी को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और फिर बोलता है कि ऋषु से जब मिलिएगा तो कह दीजिएगा कि मोंटो चाचा लौट आए हैं। फिर मृत्युंजय के कहने पर सारी पुलिस ऋषु को आगरा में ढूंढने लगती है। फिर पुलिस जहाँ जहाँ रानी जाती थी वहाँ सारी जगह ऋषु को ढूंढने लगते हैं और जब ऋषु ट्रैवल एजेंट के पास जाना चाहता था तब वो देखता है कि पुलिस उसके सामने ही खड़ी है। पुलिस जो है उस ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार करके लेके चले जाती है। फिर किशोर जो है उस घर तक पहुंच जाता है जिस घर में ऋषु रहता था और पूनम को ऋषु का फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि ये आदमी इस घर में रहता है क्या। और पूनम बोलती है रुकिए 2 मिनट में आती हूँ। उसके बाद पूनम ऋषु के कमरे में जाके उसे बता देती है कि बाहर पुलिस आई है और आपके बारे में पूछ रही है। ऋषु बहुत ही घबराया हुआ होता है और फिर पूनम बाहर आके बोलती है कि मैं इसे नहीं जानती। फिर ऋषु जो है छुप छुप के रानी से मिलने रात को जाता है। फिर ऋषु जो है रानी से कहता है कि
किशोर के चाचा टीएसपी बनकर आ गए हैं, मोंटू चाचा, और उन्होंने ट्रैवल एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर रानी बहुत ही घबरा जाती है और वो बोलती है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। फिर रिशु बोलता है कि अगर हम भाग गए तो मोंटू चाचा को बहुत ही मज़ा आएगा हम दोनों को पकड़ने में। फिर रिशु कहता है कि मैं सरेंडर कर देता हूँ, और रानी बोलती है पागल मत बनो, हम ज्वालापुर से यहाँ सरेंडर करने नहीं आए हैं। उसके बाद रानी देखती है कि उसे अभिमन्यु मिलने आया था। फिर उसको एक आइडिया आता है। फिर वो बोलती है कि मोंटू चाचा को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिशु से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और तुम मुझ पर भरोसा रखना। रानी जो है अभिमन्यु के पास चली जाती है, जो सिनेमा हॉल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। रानी जो है लाल साड़ी में भीगते हुए अभिमन्यु के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तब अभिमन्यु बोलता है कि प्यार नहीं, डायरेक्ट शादी। तब रानी बोलती है अब दोबारा प्यार करने की हिम्मत मुझ में नहीं रही। फिर अगले दिन सुबह रानी और रिशु दोनों एक हनुमान मंदिर के पास मिलते हैं। तब रिशु कहता है कि जो तुम कर रही हो वो गलत है और बंद कर दो। पर रानी कहती है कि मोंटू चाचा से पीछा छुड़ाना है तो ये करना ही पड़ेगा, और फिर बोलती है कि 3 दिन बाद मेरी शादी है। फिर रानी कहती है कि शादी में आना ज़रूर। उसके बाद शादी के दिन रानी सज रही होती है, और फिर मोंटू चाचा और किशोर दोनों भी शादी में आए हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि रिशु भी ज़रूर आएगा। रानी की शादी अभिमन्यु से हो जाती है। रानी रिशु को ही ढूंढ रही होती है और फिर देखती है कि वो शहनाई बजा रहा था। पर जब मोंटू चाचा रिशु को देखने जाते हैं तब रिशु वहाँ नहीं था। रानी जो है शादी के बाद अभिमन्यु के घर चली जाती है। फिर वो दोनों वहाँ करीब आने लगते हैं, पर रानी जो है रुक जाती है और अभिमन्यु से पूछती है कि घर में विस्की है क्या। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी रानी पूछती है अभिमन्यु से कि तुम दिनेश पंडित को जानते हो, और अभिमन्यु कहता है नहीं। फिर वो बोलती है कि रिशु भी मुझसे मिलने से पहले दिनेश पंडित को नहीं जानता था। अभिमन्यु कहता है कि जब मैं 7 साल का था तब मेरे माँ बाप का देहांत हो गया, और मेरे परिवार में मेरे चाचा चाची थे और उनके 2 बच्चे थे। फिर कुछ सालों बाद उनका भी देहांत हो गया। अब मैं अकेला हूँ और मुझे कंपाउंडर की नौकरी मिल गई, पर मुझको इस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने एक बार खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश की थी। फिर अगली सुबह दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। रानी पुलिस से बचते हुए फिरती है। फिर एक दिन वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है, जिसे देने रिशु आता है, और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर अभिमन्यु कहता है कि मैंने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया था। पर रानी बोलती है कि मैंने आपको सरप्राइज़ देने के लिए आपके लिए ऑर्डर किया है। एक दिन रानी और अभिमन्यु सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे होते हैं। तब अभिमन्यु हार जाता है तो कहता है कि मुझे ज़िंदगी के गेम में जीतना है, और रानी कहती है कि आपके लिए मैं छत से कूद जाऊंगी, पर मुझसे प्यार नहीं होगा। और अगली सुबह पूनम जो है ऋषि को किस करने की कोशिश करती है। तब रानी ये सब देख लेती है। तब पूनम बोलती है कि पता है मेरा पैर कैसे टूटा, क्योंकि मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए 2nd फ्लोर से छलांग लगाई थी। फिर ऋषु जो है रानी के पीछे चला जाता है उसको समझाने के लिए, और कहता है कि पूनम मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मैं तो उससे दूर ही जाने की कोशिश कर रहा था। रानी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और ऋषु से कहती है कि क्या कभी हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। और ऋषु कहता है कि हाँ रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे सर क्यों काटना पड़े। ऋषु फिर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रिमिनल तो बन ही चुका हूँ। रानी पी के नशे में बैठी हुई होती है। तभी अभिमन्यु आता है और वो कहती है कि मैं तो बस अपने प्यार के साथ रहना चाहती थी, उसी चक्कर में मैंने अभिमन्यु को धोखा दिया। ये सब सुन के अभिमन्यु बहुत ही घबरा जाता है, और रानी नशे पे थी इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और रानी को बिस्तर पे लाके सुला दिया। फिर अगली सुबह अभिमन्यु अपना फ़ोन रानी को देखकर उसे कहता है कि ऋषु को कॉल करे। अभिमन्यु जो है ऋषु से एक मेले में मिलता है। फिर कहता है कि आप दोनों की मैं मदद करूँगा, आप दोनों इस कंट्री से निकल जाइए। फिर अभिमन्यु कहता है कि मैं पुलिस को संभाल लूँगा। तब ऋषु पूछता है कि कैसे संभाल लेंगे। उसके बाद वो बोलता है कि मैं कंपाउंडर हूँ और मेरा सभी पुलिस वालों के घर आना जाना रहता है, मुझे सबके राज पता है। ऋषु पूछता है कि क्यों तुम हम दोनों की मदद करना चाहते हो।
तब अभिमन्यु बोलता है क्योंकि मैं रानी से प्यार करता हूँ, भले ही रानी मेरे साथ न रहे पर वो अपने प्यार के साथ तो रहेगी और इसमें अभिमन्यु खुश रहेगा। अगर रानी का मन भर जाए तो वो फिर से वापस अभिमन्यु के पास आ सकती है। ये सब सुन के ऋषु थोड़ा नाराज़ हो गया था। उसके बाद अभिमन्यु अपने क्लिनिक के एक कमरे में ऋषु को रहने के लिए जगह दे देता है और कहता है कि 2 दिन के बाद आप थाईलैंड निकल जाइएगा, आज तो संडे है तो कोई नहीं आएगा। फिर रानी जो है अभिमन्यु से कहती है सॉरी, मैंने अपनी लव स्टोरी पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल किया है। तब अभिमन्यु कहता है कि कोई बात नहीं, आप बस और एक बार मेरे साथ सिनेमा देख लीजिए और रानी इसे हाँ कह देती है। ऋषु की जो मकान मालकिन है पूनम, वो उसका पीछा करते करते इस ठिकाने तक आ जाती है और जब अभिमन्यु ऋषु के लिए मटर पुलाव लाता है तब वो गजरे की स्मेल सूंघ लेता है और पूछता है कि यहाँ कोई औरत आई थी। तब ऋषु बोलता है कि हाँ पूनम आई थी और अभिमन्यु पूछता है कि वो कौन है और बोलता है कि मेरे घर की ओनर थी। और तब अभिमन्यु पूछता है कि वो क्या चाहती है। तब ऋषु बोलता है कि वो मुझे चाहती है और दोनों हंस पड़ते हैं। जब पूनम आई थी तब ऋषु बोलता है कि मुझे 1 महीने का वक्त दो, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आऊँगा और ये सुनकर पूनम चली जाती है। अभिमन्यु ऋषु से पूनम का पूरा नाम जानने की कोशिश करता है। तब ऋषु उसे भरोसा दिलाता है कि कोई बात नहीं, वो उसके प्लान में टांग नहीं अड़ाएगी। अभिमन्यु ऋषु से पूछता है कि यहाँ पर कोई और भी आया था। तब ऋषु बोलता है नहीं, पर जमीन पे जो जूतों का निशान और पड़ा हुआ मिट्टी था उसे देखकर अभिमन्यु समझ लेता है कि ऋषु उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। अभिमन्यु जो है रानी को घुमाने के लिए यमुना नदी लाता है और वो कह रही होती है कि सुना है यहाँ मगरमच्छ है, शायद वो ब्रिज के निचले वाले हिस्से में होंगे। अभिमन्यु कहता है कि आपको क्या लगता है पुलिस मगरमच्छ को रोक पाएंगी, क्योंकि ये पूरा इलाका उन्हीं का तो है। अभिमन्यु उस मिट्टी के बारे में बोलता है कि ये राजगीर जंगलों का मिट्टी है, जहाँ वो सांप मिलता है जिसके काटने से उसका सारा परिवार मर गया था। फिर अभिमन्यु बोल रहा होता है कि मेरे पापा को मेरे चाचा ने बिजनेस में धोखा दिया, इसीलिए मैंने उसके सारे परिवार को मार डाला है। मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है। इधर ऋषु भी बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसको पता चलता है कि अभिमन्यु भी उसकी तरह सनकी है और वो रानी को नुकसान पहुंचा सकता है और रानी भी बहुत डरी हुई होती है। वहाँ तो अभिमन्यु रानी के साथ कुछ नहीं करता और वो सही सलामत घर आ जाते हैं। फिर अभिमन्यु बोलता है कि वो दिनेश पंडित का बहुत बड़ा फ़ैन है और फिर वो उनकी सारी किताबों का कलेक्शन दिखाता है और बताता है कि उस कहानी का फ़ैन है जिस किताब पर रानी की ज़िंदगी बेस्ड है, जिससे इंस्पायर होकर रानी और ऋषु ने नील को ठिकाने लगाया था। अभिमन्यु उससे कहता है कि हम भी आपके टक्कर के हैं, अब देखते हैं कि पंडित जी का कौन बड़ा फ़ैन है, हम या आप। और बताता है कि रानी को जब उसने पहली बार क्लिनिक में देखा था तभी उसके हाथ में जो पंडित जी का किताब है उसे उसने नोटिस किया था। उसके बाद ही रानी को देखकर अभिमन्यु को लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। उसके बाद रात को रानी भागते हुए पुलिस स्टेशन आती है और कहती है मुझे बचा लीजिए वरना मेरा पति मुझे मार डालेगा। मृत्युंजय से कहती है कि मेरा पति अभिमन्यु मुझे मार डालेगा और बताती है कि उसने पूरे अपने परिवार को मार दिया था दिनेश पंडित की किताब पढ़ के। उसके बाद मृत्युंजय अपने बड़े भैया को कॉल करता है और कहता है कि नील के हथियारे को हम आपके पास घसीट के लेके आएंगे। उसके बाद मृत्युंजय अपने आदमियों को कहता है कि जाओ और मैडम के दोनों पतियों के लेके आओ। उसके बाद पुलिस जो है अभिमन्यु के क्लिनिक पहुंच जाती है, पर वहां अभिमन्यु या ऋषु दोनों में से कोई भी नहीं मिलता है। पर वहां से पुलिस को दिनेश पंडित वाली किताबों का कलेक्शन मिलता है और उसके बाद किशोर को एक कॉल आता है, उसमें बताते हैं कि किसी का डेड बॉडी मिला है। उसके बाद सारे लोग नदी के पास चले आते हैं। उसके बाद जब वो लाश देखते हैं उसके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें अभिमन्यु का आईडी कार्ड था और उनको पूनम की भी लाश मिली थी। उसके बाद पुलिस जो है रानी पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ही अभिमन्यु और पूनम का मर्डर किया है। रानी बोलती है कि मैंने नहीं मारा है और जब किशोर ऋषु के बारे में पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती। उसके बाद रानी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लाया जाता है
मृत्युंजय जो है एक हवलदार से पूछता है कि हम रानी को कितने दिन जेल में रख सकते हैं। तब वो बोलती है बस 24 घंटे। उसके बाद हमें मजिस्ट्रेट के सामने रानी को पेश करना होगा। तब मृत्युंजय बोलता है कि आज तो शनिवार है, सोमवार को हम रानी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। रानी से पूछताछ किया जाता है और रानी को बहुत मारते हैं, पर रानी ऋषु के लिए मार भी खाती है और ये देखकर मृत्युंजय बोलता है कि रानी और ऋषु बहुत ही तगड़े लवर है। के बाद मृत्युंजय अपने एक इंस्पेक्टर से कहता है कि मीडिया में खबर फैला दो कि रानी को बहुत मार पड़ रही है, पर वो कहता है कि यह अच्छी बात नहीं है, इससे हल्ला मच जाएगा। तब मृत्युंजय कहता है कि हल्ला ही तो मचाना है। न्यूज़ देखकर ऋषु बहुत गुस्से में था और वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सरेंडर करने के लिए मान जाता है, पर उसके लिए उनको रानी को छोड़ना होगा और मृत्युंजय यही तो चाहता था। जिस बिल में ऋषु छुपा है वहाँ से वो बाहर निकले और उसका प्लान काम कर गया। उसके बाद मृत्युंजय और किशोर ब्रिज पर आकर एक प्लान बनाने लगते हैं जिसमें ऋषु को पकड़ने का प्लान होता है। उन दोनों का प्लान है कि रानी और ऋषु को यही मार देंगे, उसके बाद उन दोनों की कहानी यही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद रात को रानी को लेकर उस ब्रिज के पास आते हैं। उसके बाद ब्रिज के चारों ओर पुलिस की पहरेदारी लगा देते हैं ऋषु को पकड़ने के लिए। जैसे ही ऋषु दिखता है तो रानी को ऋषु की तरफ भेजने लगते हैं और ब्रिज को सील कर देते हैं ताकि वो दोनों भाग न सके। उन सब में से पुलिस का एक कांस्टेबल आगे बढ़ने लगता है और किशोर बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका प्लान चौपट हो जाएगा। तभी एक कांस्टेबल किशोर को बताता है कि अभिमन्यु का डीएनए उस बॉडी से मैच नहीं हुआ, मतलब अभिमन्यु अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल अभिमन्यु था और वो आगे बढ़ता है रानी और ऋषु को मारने के लिए और उसके हाथ में पिस्तौल भी था। किशोर ये सब करने से मना कर देता है पर अभिमन्यु नहीं सुनता और वो रानी से कहता है कि मैंने आपसे सच्चा प्यार किया था और ये भी बोलता है कि मैंने आपको मेरी दिल की सारी बात बताई थी और मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद अभिमन्यु और ऋषु में झगड़ा होने लगता है। अभिमन्यु के हाथ से वो बंदूक गिर जाता है, फिर रानी उसे उठा लेती है। तभी पुलिस जो है रानी पर गोली चला देती है और वो भी ब्रिज से लटक जाती है। ऋषु जो है रानी को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर अभिमन्यु से पीछे से वार करने की वजह से वो तीनों ही पानी में गिर जाते हैं और आखिर में वहाँ मृत्युंजय, किशोर और पूरी पुलिस टीम पहुँच जाती है, पर उनको पानी में कुछ नहीं दिख रहा था। उन सबको लगता है कि ये लव स्टोरी यही एंड हो गई है क्योंकि वहाँ पर नदी में बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। मृत्युंजय सारी पुलिस टीम से कहता है कि सर्च ऑपरेशन चालू करो और अगली सुबह जब बहुत ढूंढने के बाद ऋषु का कटा हुआ हाथ मिलता है, उसके बाद शहर के हर गली के सीसीटीवी में उन्हें ढूंढा जाता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और अगली सुबह मृत्युंजय को कुछ ऐसा मिलता है जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है। और फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन में जो मीटिंग हो रही थी उसमें मृत्युंजय अपने सीनियर से कहता है कि इन तीनों के मरने से इन तीनों को बहुत फ़ायदा है क्योंकि अगर वो ज़िंदा होते तो जेल में होते। रानी जो है ऑलरेडी जेल में है और ऋषु जो है वो नील के मर्डर केस में अंदर होता और अभिमन्यु जो है अपने चाचा चाची और उनके बच्चों को मारने की वजह से जेल में होता और लल्लन नाम का एक आदमी था जिसने ऋषु को वो सांप का जहर दिया था जिसकी बॉडी वो नदी के किनारे मिली थी और पूनम जो है वो सारी सच्चाई जानती थी इसलिए उसका भी मर्डर किया गया था। और घर के सामने जो सीसीटीवी था उससे पता चलता है कि अभिमन्यु और रानी दोनों नदी से लौट आने के बाद उन तीनों के बीच कुछ तो बात हुई थी जिसके 15 मिनट बाद ही रानी भागते हुए बारिश में पुलिस स्टेशन आई थी। उसके बाद ही अभिमन्यु और ऋषु दोनों एक साथ ही बाहर निकलते हैं, मतलब उन तीनों के बीच कुछ तो बात हुई थी। और फिर मृत्युंजय के सीनियर कहते हैं कि इस केस को छोड़ो, मीडिया से बहुत प्रेशर है और इसे यहीं क्लोज कर दो। उसके बाद किशोर कहता है कि सच को कितना भी छुपा लो वो नहीं छुपता, एक न एक दिन बाहर आता है। अब कहानी जो है 6 महीने आगे जाती है जहां हम हिमाचल प्रदेश के बेगूसराय में रानी को देखते हैं। हमें देखने को मिलता है कि रानी सही सलामत थी। उस दिन अभिमन्यु ने रानी को नदी से बाहर निकाल लिया था पर ऋषु का कुछ भी पता नहीं था। और फिर अभिमन्यु को देखने मिलता है रानी और अभिमन्यु दोनों साथ में रह रहे थे और रानी जो है बच्चों को स्कूल में हिंदी पढ़ाती है। रानी के स्टूडेंट के कॉपी में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे रानी बहुत ही हैरान हो गई थी। उसके बाद हम मृत्युंजय को बिहार में देखते हैं जिसको उसकी पत्नी कहती है कि एक पार्सल आया है, किताब है और उस पर
मगरमच्छ की फ़ोटो है। उसके बाद जब मृत्युंजय वो किताब को देखता है तो वो दिनेश पंडित की किताब होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इसके बस 3 कॉपी है और उसमें एक ये भी है जिसे आप पढ़ रहे हैं। मृत्युंजय जब वो कहानी पढ़ता है उसमें 2 मेन कैरेक्टर होते हैं, वो है सूरज और अर्जुन, और वही है अभिमन्यु और ऋषु। उसके बाद हम देखते हैं कहानी पीछे चले जाती है हादसे के 2 दिन पहले, जहाँ पर ऋषु और अभिमन्यु दोनों ब्रिज से 2 किलोमीटर दूर गए थे मगरमच्छों को मांस डालने के लिए, ताकि ब्रिज के पास जो भी मगरमच्छ है वो सारे वहाँ से चली जाए। हादसे से पहले वो तीनों प्लान बना लेते हैं और पानी में कूद जाते हैं, पर क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है, जिसे जानने के लिए मृत्युंजय को तोता मैना लवर्स पॉइंट देबूसराय हिमाचल बुलाया जाता है। अभिमन्यु के पास भी सेम चिट्ठी आती है जहाँ उसे तोता मैना लवर्स पॉइंट बुलाया जाता है। जब वो जाता है वो वहाँ रानी को देखता है जो चट्टान के किनारे पर खड़ी थी। अभिमन्यु जब रानी को ऊपर आने के लिए कहता है तब रानी पूछती है कि लल्लन और पूनम हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे, क्यों मारा? तब अभिमन्यु कहता है कि मुझे वो दोनों रिस्की लगे इसीलिए उनको रास्ते से हटाना पड़ा, और तभी मृत्युंजय भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मृत्युंजय बोलता है कि रानी को कूदना ही था तो वो मुझे क्यों ही बुलाती। उसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जिस दिन ऋषु जो है अभिमन्यु और रानी के घर आया था, तब रानी गिर गई थी और वो दोनों मिलकर उसे उठाते हैं। उस दिन अभिमन्यु जो है उन दोनों को एक किताब दिखाता है दिनेश पंडित की, उसका नाम था मगरमच्छ का शिकंजा। अगर हम तीनों को जिंदा रहना है तो हम तीनों को मरना पड़ेगा, ये कहता है अभिमन्यु। रानी फिर से ये पागलपन करने के लिए तैयार नहीं थी, पर ऋषु जो है उसको मना लेता है क्योंकि मोंटू चाचा उनको नहीं छोड़ने वाले हैं, ये उनको पता था। उस दिन जब वो तीनों पानी में कूद जाते हैं उस दिन एक मगरमच्छ वहीं मौजूद था और उन पर हमला कर देता है, पर अभिमन्यु जो है वो रानी को बचाकर नदी के बाहर लेके आता है। पर रानी बहुत ही परेशान थी क्योंकि उसको लगता है कि उस मगरमच्छ ने ऋषु पर हमला कर दिया, पर अभिमन्यु बहुत ही खुश था क्योंकि उसको अभी लगता था कि रानी उसकी हो गई। और फिर रानी जो है कहती है कि मैंने मृत्युंजय को इसीलिए बुलाया है, तुम ऋषु के हथियारे हो। तब अभिमन्यु कहता है कि मैंने उसमें गलत ही क्या किया है, आप दोनों ने जो किया था वो मोहब्बत और मैंने जो की थी वो गलती थी। और रानी बोलती है कि तुमने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, भले ही तुम जीत गए हो पर मुझसे नहीं जीत पाओगे। और फिर वो रानी वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद मृत्युंजय अपनी टीम को नीचे भेजता है रानी को ढूंढने के लिए और अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लेता है और एयरपोर्ट पर बैठे हुए होते हैं। तभी मृत्युंजय जो है अपने कांस्टेबल से बात कर रहा था। अभिमन्यु कहता है कि क्या हुआ, रानी की बॉडी नहीं मिली ना, ऐसे कहकर बहुत ही ज़ोरों से हंसने लगता है। उस दिन जब ऋषु वो सब पानी में गिर गए थे तब ऋषु जो है अपने नकली हाथ से मगरमच्छ से लड़ने की कोशिश करता है और नदी से बाहर आ जाता है। रानी को जो स्कूल में कॉपी मिला था उसमें दिनेश पंडित की एक लाइन लिखी हुई मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ऋषु अभी भी जिंदा है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जिस दिन रानी उस चट्टान से नीचे गिर गई थी वो पानी में गिरी थी, उसके बाद सही सलामत वो नदी से बाहर आ जाती है। उसके बाद उसको ऋषु मिलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरकार वो दोनों एक हो गए। उसके बाद पागलपन से भरी हुई ये कहानी सुनकर मृत्युंजय हंस पड़ता है और उसको ये भी पता है कि दिनेश पंडित अभिमन्यु के पिता थे। और इसी के साथ फिर आई हसीन दिलरुबा इस फिल्म की कहानी यहीं पर एंड होती है।